नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने भारत में खाद्य सुरक्षा नामक अध्याय का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें खाद्य सुरक्षा का अर्थ, खाद्य सुरक्षा क्या है और इसके कौन कौन से आयाम हैं और खाद्य सुरक्षा ही क्यों, इस पर चर्चा की थी। आज हम उसी से संबंधित नेक्स्ट जो बिंदु है उस पर अध्ययन करेंगे। साथियों, कल अध्याय के अंदर देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर 1943 के अंदर जो महामारी आई थी, जिसके कारण 30 लाख है वो अकाल मृत्यु के ग्रास में चले गए थे। तो ये कुछ ऐसी आपदाएं आती है जिसका प्रभाव है आम लोगों पे पड़ता है। आज हम खाद्य असुरक्षित क्यों है, इससे संबंधित जो बिंदु है उस पर अध्ययन करेंगे। भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य व पोषक की दृष्टि से असुरक्षित है। खाद्य व पोषण की दृष्टि से असुरक्षित, जो गरीब असहाय मजदूर लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। और इनमें सर्वाधिक जो प्रभावी होते हैं वो भूमिहीन होते हैं। भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, ज़मीन खेती करने के लिए नहीं है, थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि निर्भर करते हैं। पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित भिखारी लोग हैं, वो सारी इसी के अंदर शामिल होते हैं। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसाय और अनियत श्रम बाजार से काम करते हैं। कहने का मतलब है वो कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसाय और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए दर दर भटकते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं। उनकी इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवन जी सके, यानी पूरे परिवार का पालन पोषण करना चाहें तो वो सुबह का कमाया हुआ शाम को खा लेते हैं और शाम को कमाया सुबह खा लेते हैं। ये हालात उनकी होती है। कहने का मतलब कि वो जितना कमाते हैं उतना एक दिन का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकलता है। अब एक छोटी सी यहाँ कहानी बताई गई, रामू की कहानी। अब रामू की कहानी के यहाँ पढ़ोगे तो आपको हकीकत ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये असहाय गरीब खेतिहरा सीमित किसान अपना जीवन कैसे यापन करते हैं। रामू रायपुर गांव के कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाले के रूप में काम करता है। पाले का मतलब एक साल भर मजदूर के रूप में, बंधुआ मजदूर जी। सोमो सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे काम के लिए सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं। पूरे वर्ष काम करता है, कितना मिलता है? 1,000 रुपये। रामू के 3 और बेटे 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं। वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू को पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है। अंशकालीन, जब समय मिलता है थोड़े से समय के लिए उसे अपने रोज़ाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जी के साथ कुछ पका हुआ भोजन मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम से वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करने लग जाती है। उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू केवल बुआई, पौधारोपण, फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। जब 4 महीने लगभग बेरोजगार रहता है तो वह दूसरे कार्य में इधर उधर भटकता रहता है। भी काम मुझे कहीं न कहीं मिल जाए तो हो सकता है परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो सके। कभी वो ईंट भट्टे में काम करता है, कभी गाँव के निर्माण कार्य करता है, वहाँ काम मिल जाता है।
रामू अपने प्रयास में नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून की भोजन के लिए चीज़ें जुटा सके। बहरहाल जब वह वही काम पाने में असफल रहता तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब उसे काम नहीं मिलता तो उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है कि जितनी आमदनी है उससे अधिक खर्चा होता है। कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। जब कमाई का जरिया नहीं रहता और आमदनी नहीं होती तो वास्तव में उनका जीवन जीना बहुत ही दूभर हो जाता है। परिवार को दूध व सब्जियों भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलते। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। अब देखो, रियलिटी बात यही है कि जिस समय उसे काम नहीं मिलता तो उस दौरान उनकी आमदनी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। जब आमदनी ज़ीरो हो जाती है उस दौरान उसे कहीं न कहीं ये एहसास होता है कि मैं अपने परिवार का संचालन करने में असक्षम हूँ। क्या हूँ? असक्षम हूँ, जिसके कारण से वो कार्य विशेष के दौरान कार्य विशेष के दौरान वो अपना खेती कार्य कर लेता है, लेकिन जब बेरोज़गार होता है उस समय उसकी मानसिक स्थिति है वही डामाडोल हो जाती है। एक कहानी रामू की जो कहानी दे रखी है उसी प्रकार अहमद की कहानी दे रखी है। उसमें वो एक रिक्शा चालक है, उसके 3 भाई 2 बहनें, बूढ़े माँ बाप हैं और झुमरी तले के पास में से आया है, एक झुग्गी झोंपड़ी में रहता है। परिवार के समस्त जो पालन पोषण का जिम्मा है वो रिक्शा चलाने से ही होने वाली प्रतिदिन की आय पर निर्भर करता है। उसका रोज़गार सुरक्षित नहीं है क्योंकि हर एक रोज़ उसकी आमदनी है वो घटती बढ़ती जाती है। अब आप कहेंगे कि रिक्शा चालक है, जैसे अभी कोरोना चला था उस दौरान सभी लोग है, गरीब है अमीर है, जो सब लोग अपने घरों में बंद गए थे। अमीर लोग तो अपने धन संचय कर रखा था, उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करे, लेकिन जो रोज़ाना कमा के रोज़ाना खाने वाले लोग हैं वो अपना जीवन कैसे यापन करते थे, ये सारा का सारा क्या जिम्मा किसका होता है कि उस परिवार के मुखिया का होता है संचालन करना। लेकिन जब परिवार का मुखिया घर पे बैठ जाता है किसी प्रकार की भोजन की तलाश में, उसको कोई रोज़गार विशेष है वो नहीं मिलता, तब वो निर्भर करता है तो वो करता है सरकार पर। तो सरकार विशेष है वो खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाती है, और जब उसे खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं होता है उस तक नहीं पहुंचता तो भूखमरी या अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाता है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं को चीज़ें खरीदने में अपनी आय से अधिक बचा लेता है, और अन्य दिनों वह मुश्किल से इतना कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता में वस्तु खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जिसे हम कह सकते हैं BPL, जिसे निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का PDS कार्ड है। इस कार्ड में अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपभोक्ता के लिए प्राप्त मात्रा में गेहूँ, चावल है, चीनी है, मिट्टी का तेल है वो प्राप्त हो जाता है। आजकल तो मिट्टी का तेल नहीं मिलता लेकिन अन्य वस्तु विशेष जरूर मिलती है। वह इन चीज़ों को बाज़ार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। जैसे राजस्थान के अंदर 2 रुपये किलो गेहूँ देते हैं, और अभी कोरोना चला उसमें तो फ्री भी डिवाइडेशन और अन्य वितरण किया जा रहा है। वह अपना मासिक भंडार इस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अप्राय प्राप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी प्रकार पालन पोषण कर सकता है। वह अकेला कमाने वाला एक सदस्य, दूसरे लोग हैं वो कमा नहीं सकते। तो अब हम कह सकते हैं कि रिक्शा चलाने अहमद नियमित आय होती है। कितनी आय होती है? रिक्शा चलाने से उसे थोड़ी सी आय में बावजूद वह पीला कार्ड से वो किस प्रकार संचालन करता है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कब करने लग जाता है, इस संबंधित ये उससे हमारे जहन में एक सवाल उठ जाता है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के कुछ वर्गों में जो निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उसकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। ये लोग होते हैं उनके पास भूमि कम होगी
या उस भूमि पे उत्पादकता है वो कम होती है, क्योंकि उसके पास से प्राप्त संसाधन नहीं होते, और प्राप्त संसाधन नहीं होते तो कृषि का उत्पादन भी घट जाता है। वे लोग खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं, जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुछ तो पलायन कर लेते हैं शहर के क्षेत्र में या अन्य कहीं, तो बहुत ज़्यादा पलायन कर लेते हैं। पलायन करने के कारण से क्या होता है कि वो अपने क्षेत्र में रहकर दूसरी जगह में जाकर के काम की तलाश में रहते हैं, जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है। ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इनमें जन्म में बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। उसके गर्भ में पल रहे जो बच्चे होते हैं वो भी कुपोषण के शिकार होने की संभावना बनी रहती है। खाद्य असुरक्षा से ग्रसित आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का होता है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होते हैं। जब कुछ क्षेत्र ऐसा होता है गरीबी क्षेत्र में जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जैसे सुनामी लहरें हैं, बाढ़ है, अत्यधिक वर्षा है, तूफान है, जलजल, जो भी किसी प्रकार से वो प्रभावित ज़्यादा होते हैं और वो अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करते हैं। आदिवासी और सुदूर क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि से खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी दक्षिणी हिस्से में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। और देखो एक और बताता हूँ कि जो भारत के जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं लोगों से। और ये बिहार क्षेत्र है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये क्षेत्र का बहुत ज़्यादा हिस्सा क्या है वो गरीबी रेखा से नीचे की जीवन यापन कर रहे हैं। बिहार के लोग तो भारत के बहुत से जगह पर ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि यहीं के वासिंदे हो, यहीं के वासिंदे हो। बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वो ज़्यादातर क्या है राजस्थान है, दिल्ली है, ठीक है, महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में काफ़ी फैले हुए हैं। अब कोरोना चला था उस दौरान क्या है बहुत से जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस दौरान क्या है कि उनकी भीड़ देखने से ऐसा लगता है कि पूरा भारत यहीं इकट्ठा हो गया हो, पूरा भारत है वो यहीं इकट्ठा हो गया हो, ऐसा लगता था। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, वह गरीबी लाती है। भुखमरी में क्या लाती है? गरीबी लाती है, और गरीबी से भुखमरी आती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है। देखो खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान की भुखमरी है वो समाप्त हो जाएगी और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। और भुखमरी के दीर्घकालीन और मौसमी आयाम होते हैं। देखो भुखमरी है वो दीर्घकालीन होती है, एक मौसमी आयाम होता है, समय समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। दीर्घकालीन भुखमरी मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। देखो दीर्घकालीन भुखमरी है वो आहार और भोजन लंबे समय तक नहीं मिलता, उस कारण से होती है। गरीब लोग अपने अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के कारण होती है। मतलब गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण, मतलब जो खरीद नहीं सकते, कारण दीर्घकालीन भुखमरी से ग्रसित होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्कर से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण है तथा नगरीय क्षेत्र में अनियमित श्रम के कारण होती है। नगरीय क्षेत्र में लगातार उन्हें काम नहीं मिलता, इस कारण से वो गरीबी या हम कह सकते हैं भुखमरी से ग्रसित हो जाती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, जिसके कारण से उन्हें काम नहीं मिलता। उसी प्रकार भुखमरी तभी होती है जब कोई व्यक्ति विशेष है उसे वर्ष भर काम नहीं मिलता।
ऊपर एक सारणी में दिखाया गया था भुखमरी के प्रतिशत वर्सेस। तो सारणी 4 पॉइंट में दिखाया गया कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालीन भुखमरी की प्रतिशत में गिरावट आई है। देखिए 1983 के अंदर, 1993 के अंदर, 1999 2000 के अंदर, 1999 के अंदर देखें तो अपने 2.6 से दीर्घकालीन 0.7 और कुल मिलाकर इधर 3.3 के रूप में आई है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये गिरावट आ रही है। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। जो स्वतंत्र हुआ है भारत, उसके बाद में हमेशा ही खाद्यान्न, ये खाने के जो अनाज विशेष है उस पर आत्मनिर्भर रहना भारत का प्रमुख लक्ष्य है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों के आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति है वो अपनाई, जिसकी परिणति हरित क्रांति हुई और विशेषकर गेहूं और चावल उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया। कृषकों के क्षेत्र में हरित क्रांति के प्रभावशाली प्रगति को अत्यधिक इन्हें आधिकारिक के रूप से दर्जा दिया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में भी इसमें पुनरावृत्ति हुई और बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर भी इसके जो खाद्य सुरक्षा या खाद्यान्न है उसमें वृद्धि हुई थी। तो जहां अनाज का उत्पादन बढ़कर 2012-13 में 78.91 करोड़ टन पहुंच गया, जो अब तक का सर्वाधिक ऊंचा रिकॉर्ड था। वर्ष 2012-13 में उत्तराखंड, झारखंड, असम, तमिलनाडु में उत्पादन का स्तर पिछड़ता रहा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। तो भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक से प्रारंभ में हरित क्रांति आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देखो 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति आने के बाद में कभी भी भारत के अंदर अकाल नहीं पड़ा। स्थिति बहुत सी, क्योंकि भारत ने क्या है कि अनाज का भंडारण कर लिया था। और दूसरी बात है कि जो अनाज विषय ने खाद्यान्न विशेष है उस पर आत्मनिर्भर बन गया था। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण से भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया था। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण से देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से भी अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। देखो भारत में किसी प्रकार की भी विकट परिस्थिति आई है तो भी उसने क्या है, भारत ने अपने आप को टैकल कर लिया, यानी अपने आप को क्या है उससे सामंजस्य में ढाल लिया। अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के 2 घटक है, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी स्टॉक बहुत भंडारण कर लिया और साथ में क्या सार्वजनिक वितरण, यानी लोगों में क्या जहां आवश्यकता पड़ी वहां इसका वितरण किया गया। तो साथियों कल हम इसके जो 2 घटक हैं उन बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण इसके बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। तो प्रिय दोस्तों, यदि किसी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी करें, ताकि अन्य भी हमारे मित्र है मंडली है वो इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।